Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की। यूपीएससी के नज़रिए से कहें तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी की दुनिया में मैंने एक बेहद अजीब और बेहद खतरनाक पैटर्न देखा है कि जब कोई अभ्यर्थी कहता है कि उसकी हिस्ट्री कमज़ोर है तो वो बिना सोचे समझे स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा उठा लेता है, और अगर कोई कहता है कि हमें पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही है तो वो क्या करता है, लक्ष्मीकांत को गीता या बाइबल की तरह उठाकर रटना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही बात आती है अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, तो अधिकांश अभ्यर्थी पढ़ना शुरू ही नहीं करते हैं, वे बचना शुरू करते हैं। वो एक तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, टालमटोल करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि चलो इकोनॉमी को साल में जब हम तैयारी कर चुकेंगे तो लास्ट के 2 महीनों में पूरा तैयार कर लेंगे। और क्या करेंगे, उसमें केवल और केवल करंट अफेयर्स से, मैगजीन्स में जो करंट अफेयर्स में इकोनॉमी होगी उसको रट लेंगे। यही वह मोड़ है जहां पर आकर के एक होनहार एस्पिरेंट, एक भावी आईएएस जो बन सकता था, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। और दिलचस्प बात जानते हैं दोस्तों क्या है? दिलचस्प बात यह है कि यूपीएससी में इकोनॉमिक्स उतनी कठिन है ही नहीं जितना उसका हवा बना दिया गया है, जितना उसका डर कठिन बना दिया गया है। आज मैं आपको जीडीपी, इन्फ्लेशन, परिभाषाएं, इन सब पर बात करने नहीं आया हूं। आज मैं आपको सिर्फ यह बताने आया हूं कि आखिर इकोनॉमिक्स यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा विलेन क्यों बन जाती है, और कैसे आप थोड़ी सी रणनीति बदलकर, हल्का सा चेंज लाकर इसी विलेन को अपने सिलेक्शन का सबसे बड़ा हथियार भी बना सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, जो छात्र ह्यूमैनिटीज से पढ़ के आए हैं या साइंस बैकग्राउंड से पढ़ के आए हैं, जब वह इकोनॉमिक्स की कोई स्टैंडर्ड किताब देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? उन्हें उस स्टैंडर्ड किताब में दिखता है कैश रिजर्व रेशियो, CRR देखते हैं, वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखते हैं, है ना। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसा वर्ड देखते हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ करेंसी देखते हैं, फिजिकल ड्रैग देखते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर देखते हैं, और ये शब्द देखते ही उनके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। उन्हें लगता है कि वे यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि वॉल स्ट्रीट के किसी हेज मैनेजर या किसी कॉमर्शियल बैंक के सीईओ जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बुनियादी गलती वे करते हैं। छात्र इन शब्दों के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, वो इसे एक अलग भाषा मान लेते हैं। उन्हें लगता है एक नई भाषा ही हमें सीखनी पड़ेगी, और इंसानी दिमाग का एक नियम है दोस्तों, इसको समझिएगा कि जब हम किसी भाषा से नहीं जुड़ पाते हैं ना, तो हमें उससे डर लगने लगता है। और हिंदी माध्यम के छात्र इसमें इकोनॉमिक्स छोड़िए, मैं आपको इसी चीज़ के लिए इंग्लिश का उदाहरण भी दे सकता हूँ। आप इंग्लिश से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि आप इंग्लिश भाषा से नहीं जुड़ पाए, और यही सेम प्रॉब्लम जो मैंने आपसे बताया ना, इंसानी दिमाग का नियम के, आप जब भाषा से नहीं जुड़ पाते हैं तो आप उससे डरने लगते हैं। इसीलिए आप इंग्लिश से डरते हैं, इसीलिए आप मैथ से डरते हैं, इसीलिए आप इकोनॉमिक्स से डरने लगते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत सीधा और जमीनी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जहां से अब आपका भाषा का डर निकलेगा। क्या आपने कभी इस देश में रहकर इतने 20-22 साल के जीवन में कभी महंगाई को महसूस नहीं किया है? जब आप करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ या पटना में रह करके आपकी पीजी का किराया 2000 रुपये बढ़ता हुआ देखते हैं, जब आपकी सुबह की चाय 10 रुपये से 12 रुपये की हो जाती है, बिस्किट का पैकेट 5 से 10 रुपये का हो जाता है, या फिर पार्ले जी का साइज छोटा हो जाता है, तो वो क्या इकोनॉमिक्स नहीं है दोस्तों? वही तो इन्फ्लेशन है या श्रिंकफ्लेशन है। और जब आपके पिताजी कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, ईएमआई बार बार कहते हैं बहुत ईएमआई जा रही, ईएमआई बढ़ गई है, तो वही तो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका रेपो रेट है। तो दोस्तों, जब रोजगार की आप बात सुनते हो, आप तो युवा हैं, रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो युवाओं के संघर्ष की बात होती है। तो जब ये रोजगार युवाओं की बात हो रही है, तो ये सब क्या है? ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स ही तो है।
तो दोस्तों सच्चाई यह है कि इकोनॉमिक्स किसी बंद कमरे या किसी आरबीआई के दफ्तर में करी जाने वाली घटना नहीं है। वास्तव में इकोनॉमिक्स वही दुनिया है जिस दुनिया में हम रोज सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, जिसमें फर्क केवल इतना है कि किताबों में उस पर एक तकनीकी शब्दावली का पर्दा डाल दिया गया और इसी वजह से हम डरते हैं। नहीं तो हमने महंगाई भी देखी, हमने बेरोजगारी भी देखी, मांग का नियम। कोई भी चीज महंगी होगी तो वो कम खरीदी जाएगी। क्या ये बात किसी भी बच्चे को नहीं पता होगी? यहां तक कि सब्जी वाले को भी नहीं पता होगी। हम बिहेवियर में, अपने आम जीवन में इकोनॉमिक्स को जीते तो हैं, केवल और केवल शब्दावली का प्रॉब्लम है जहां पर हम शब्दों से खुद को जोड़ नहीं पाते। और ये जो शब्दावलियां हैं ना, ये पूरे इकोनॉमिक्स का महज 20% है। तो सोचिए, इन सब हवाई बातों को छोड़ते हैं, बिल्कुल जमीन पे बात करते हैं, उस सच की बात करते हैं जो आपको ओएमआर और मेंस की आंसर कॉपी में दिखता है। पिछले 5-7 सालों में अगर आप यूपीएससी को देखोगे ना बेटा, तो यूपीएससी में जो प्री का एग्जामिनेशन है, उसमें 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आपको केवल और केवल इकोनॉमी के मिलते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी बच्चे ने ये डिसाइड किया कि वो इकोनॉमी का सेगमेंट छोड़ देगा, तो क्या वो कर रहा है? अब आप ये देखिए कि 100 में से 20% के आसपास क्वेश्चन केवल एक सब्जेक्ट के हाथ में है और वो है इकोनॉमी। कट ऑफ कितनी जा रही है? 90 नंबर के आसपास, यानी कि 45 क्वेश्चन के आसपास मान लेते हैं। तो अगर 20 में से आप 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन इकोनॉमी के सही हो जाएं, तो आप कट ऑफ के आधे रास्ते में तो सीधे सीधे पहुंच रहे हैं, कोई दबाव भी नहीं है। आप सोचिए, जब आप मेंस की बात करते हैं, मेंस में जीएस का जो पेपर 3 है, इसमें करीब करीब 100 नंबर के क्वेश्चंस सीधे इकोनॉमी से आते हैं। इसके सिवा आप ऐसे लिख रहे हो, आपको इकोनॉमी का एंगल लिखना ही पड़ेगा। आप गवर्नेंस के बारे में लिख रहे हो, आपको इकोनॉमी का एंगल लिखना ही पड़ेगा। आप सोसाइटी के बारे में लिख रहे हो, इकोनॉमी का एंगल इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ, जियोपॉलिटिकल घटना है, लेकिन उसका असर इकोनॉमिक पड़ा, आपका पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ। किस इकोनॉमी के इफेक्ट से आप बच गए, किस प्रभाव से आप बच गए? तो आप इकोनॉमी से बच नहीं सकते, और आप इकोनॉमी को रोज जी भी रहे हैं, तो यूपीएससी भी उसको उतना ही एडवांटेज दे भी रहा है। हिस्ट्री के क्वेश्चन अप डाउन आपने देखे हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अप डाउन देखे हैं, इकोनॉमी पॉलिटी कंसिस्टेंट रहती है लगभग। लेकिन यूपीएससी खेल कहां रहा है, यह जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो भी आप समझें, उन क्वेश्चंस के लिए आपको यूपीएससी के पैटर्न को समझना होगा, आपको यूपीएससी का गेम समझना होगा। अब यूपीएससी आपसे सीधा प्रश्न नहीं पूछता है कि रेपो रेट क्या होता है। अब यूपीएससी आपसे एप्लीकेशंस के बारे में पूछता है, उसके प्रभाव के बारे में पूछा। अगर आप पिछले वर्षों के ट्रेंड देखिए, तो अगर अमेरिका में फेड रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा रहा है, तो भारतीय बाजार पर और रुपए का उस पर क्या असर पड़ेगा? अब ये प्रश्न सीधा नहीं है। अब आप हो रहा है अमेरिका में और भारतीय रुपए पर प्रभाव पूछा जा रहा है, कैपिटल फ्लाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि नगद बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए कैसे कंट्रोल करेगा, तो आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस के एप्लीकेशन समझने होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूं, जैसे डिजिटल करेंसी, ई करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में ढांचागत अंतर क्या है? क्या ये वे न्यूज नहीं है? क्या वे एनालिसिस नहीं है? क्या वे शब्दावलियां नहीं है जो आपके आसपास घूम रहे थे? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये रटने से नहीं हो सकते। मेंस जीएस पेपर 3 में जब आप देखते हो, जब 100 नंबर तक के सवाल आते हैं, तो कोर इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन नहीं होता। इकोनॉमी के इंप्लीमेंटेड एरिया जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास पर प्रश्न होगा, बजटिंग पर प्रश्न होगा, लैंड रिफॉर्म पर प्रश्न होगा, कृषि सब्सिडी पर प्रश्न होगा। तो आप समझिए कि इकोनॉमी में यूपीएससी जा रहा है एप्लीकेशन बेस्ड कोर प्रिंसिपल्स पर। तो यूपीएससी आपसे यह उम्मीद कतई नहीं कर रहा है इकोनॉमी में कि आप रघुराम राजन बन जाएं या अमर्त्य सेन बन जाएं और कोई नई थ्योरी लिख दें। वो आपसे अर्थशास्त्री बनने की उम्मीद नहीं करता। यूपीएससी सिर्फ यह देखना चाहता है कि कल
कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाए तो उसकी क्या यह समझ है कि भारत सरकार जब 100 रुपये भेजती है तो उस 100 रुपये का जमीन पर मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना होगा। और यही सोच और समझ आपको एग्जाम के नजरिए से रखनी है। अब उस बात पर आते हैं जिस बात पर मैं देखता हूं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स लगभग 90% एस्पिरेंट्स अपना 2-3 साल बर्बाद कर देते हैं, और वो है रिसोर्स का हंटिंग। एक रिसोर्स हंटिंग सिंड्रोम होता है। इकोनॉमी का डर इतना ज़्यादा है कि बाजार में इस डर को भुनाने के लिए हज़ारों रिसोर्सेज मौजूद हैं। एक सीनियर कहेगा कि यार बिना 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़े तो आपका कुछ भी नहीं होगा, बेस नहीं बनेगा। दूसरा दोस्त कहेगा कि नहीं भाई ये नोट्स ले लो, इसमें 800 पेज हैं और यही सब कुछ कवर कर लेता है। तीसरा आपका मेंटोर बोलेगा कि केवल करंट अफेयर्स पढ़ो, स्टैटिक का ज़माना अब जा चुका है। चौथा आकर के आपको डराएगा और कहेगा इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो बिल्कुल रट डालो, उसी से सब कुछ होने वाला है, उसके सिवा कुछ नहीं होने वाला। तो अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज़ देते हैं और लोग क्या करते हैं कि आप सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इकोनॉमी को मास्टर करने के लिए सबसे आसान और वैज्ञानिक तरीका क्या है, तो मैं आपसे कहूँगा कि किताबों के पैराग्राफ को मत पढ़िए, इकोनॉमी को एक चेन की तरह पढ़िए। एक चीज होगी, उसके क्या प्रभाव होंगे, उन प्रभावों से क्या असर पड़ेगा, पूरी एक चेन को समझिए। इकोनॉमी में कोई भी घटना अकेले होती नहीं है। वास्तव में इकोनॉमी में एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम होता है। जैसे कि आप देखिए, रेपो बढ़ा तो आरबीआई ने अगर रेपो रेट बढ़ाया तो क्या होगा, बैंकों में लोन महंगा होगा। लोन महंगा होगा तो क्या होगा, आपकी ईएमआई बढ़ेगी। ईएमआई बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके पास पैसा कम पड़ेगा और आप बाजार में खर्च कम करेंगे, यानी कि लिक्विडिटी कम होगी। तो ये उदाहरण है। आप इस तरह से जब एक घटना देखते हैं तो उस घटना से होने वाले अलग अलग प्रभावों को देखिए, और यह देखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए दोस्तों, यह इकोनॉमी की एक कड़वी सच्चाई है कि इकोनॉमिक्स की जो नेचर है वो बाकी सब्जेक्ट से काफ़ी अलग है। हिस्ट्री और पॉलिटी में क्या होता है, आप पहले दिन ही कहानियां या आर्टिकल्स पढ़ने लगते हैं और उनसे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, आपको मज़ा आने लगता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका जस्ट उल्टा होता है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको शुरुआत के 20 दिन बहुत भारी लगते हैं। ये 20 दिन में आपको बैंकिंग, नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इंडेक्सेस, ये सब जब कोर कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, वही परेशान करते हैं। यानी कि यूं समझिए कि ये 20%, 100 में से जो 20% का हिस्सा है, जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, वो नींव है। वहां पर अगर आप इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, फिर पूरी इकोनॉमिक्स आपके लिए एक तरह से हलवा हो जाती है। लेकिन आप अगर इन 20% कोर कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो पूरी बिल्डिंग ही आपको धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि नींव आपकी कमजोर होती है। दुख की बात यह है कि अधिकांश छात्र जो होते हैं वो इसी 20% के सफर में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से वो इस कोर आइडिया पर नहीं जाते। वे फाउंडेशन लेकर पहुंचना शुरू तो करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते थक जाते हैं, डर जाते हैं और बिल्डिंग बनने के काम पे पूरा होने से पहले ही रिटर्न हो जाते हैं और कहते हैं कि लास्ट में 2 मंथ में हम कुछ रट लेंगे। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत में सभी लोग नोट्स बनाना शुरू करते हैं, किताब खरीदना शुरू करते हैं, लेकिन ये जो शुरुआत का फेज़ है, जैसा आपको पॉलिटी और इकोनॉमी में, जो हिस्ट्री में, ऐसे सब्जेक्ट्स में नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर आपको शुरू से इंटरेस्ट जनरेट होता है। लेकिन जब ये कोर कॉन्सेप्ट बना लेते हैं आप एक बार, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आती और आपको कभी ये नहीं कहना पड़ता कि इकोनॉमिक्स कठिन है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स आपके बस की है, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपको शुरुआती 20-25 दिनों का कठिन फेज आपने पार कर लिया है, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप पूरी यूपीएससी की जर्नी में इकोनॉमिक्स से ज़्यादा लॉजिकल, ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे कम समय लेने वाला कोई सब्जेक्ट आप नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए इसमें हिस्ट्री की तरह आपको ना तो तारीखें रटनी है, इसमें आपको हर चीज़ के पीछे का, हर कॉन्सेप्ट के पीछे का केवल क्यों समझना है और क्यों होता है और कैसे होता है, बस इतना समझना है। तो दोस्तों, यहाँ से एक और चीज़ आती है जो बच्चों के मन में होती है कि किस तरीके से आप करें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बहुत आराम से एनसीईआरटीज़ को समझें और इसी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
कल शाम 5 बजे से मैं रेगुलर आपको लाइव क्लासेस दूंगा एनसीईआरटी क्लास 9 to 12 की। यहां से आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज सॉल्व हो जाएंगे, आपकी पूरी एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी, एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा। आपको इतनी बात बस ध्यान रखनी है कि यूपीएससी में जो सब्जेक्ट को लोग कठिन मान रहे हैं वह सब्जेक्ट उतना कठिन नहीं है। आप केवल और केवल उसको समझ नहीं रहे हैं, आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में जो मान लिए हैं कि मैं आर्ट्स वाला हूं या मैं बायो वाला हूं तो मुझे इकोनॉमी नहीं आएगी, कॉमर्स वाले को आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी है, आपको बेस अच्छा तैयार करना है और प्रैक्टिस करनी है। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो आप करंट के साथ साथ उसको कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको इकोनॉमिक्स का क्लास 9th to 12th पूरी एनसीईआरटी करवाऊंगा लाइव क्लासेस में शाम को 5 बजे से, जिसमें मैं इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमिक्स पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और इसके बाद मैं एडवांस लेवल की क्लासेस भी अरेंज कर दूंगा, तो थोड़े समय के बाद वो करूंगा और उससे क्या होगा कि आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो 20% का एरिया है, वो तैयार हो जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से मन में बिठाइए कि जिस दिन आप इकोनॉमिक्स को विलेन समझना बंद कर देंगे, आप बिल्कुल अपनी भाषा की तरह समझने लगेंगे, तो उस दिन से आपके मन से इसका डर गायब हो जाएगा। कुछ क्लासेस कीजिए, आपको यह चीज़ बहुत बेहतर समझ आएगी। तो इकोनॉमी का पूरा एक्शन प्लान मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑथेंटिक रिसोर्स चुन लीजिए जिसमें एनसीईआरटी 11th 12th और एक अच्छे कोचिंग के नोट से आपका काम हो जाएगा। पहले 20 से 25 दिन में आपको फाउंडेशन पर फोकस करना है, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल इनकम, इन सबको तैयार कर लीजिए। फिर कॉन्सेप्ट्स को चेन बना करके देखिए, जैसा मैंने अभी आपको रेपो रेट में समझाया था, और रिवीजन बार बार करिए और करंट अफेयर्स को स्टैटिक से जोड़ते चलिए। जो भी आपने पढ़ा उसको स्टैटिक से जोड़ते चलिए। बस आपको इतना ही इकोनॉमिक्स में करना है। इकोनॉमिक्स इसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगी। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे अपनी जो भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा भी कर सकते हो। मैं आपको बता तो दिया हूँ कि कल से 5 बजे से ये आप क्लासेस शुरू हो जाएंगी। महत्वपूर्ण रूप से हमारे नए बैचेस भी आज से शुरू हो रहे हैं और इन नए बैचेस में आपको 2027, 2028 और 2029 के नए बैचेस मिल जाएंगे। हमारे सारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर बेस्ड होंगे, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटोरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट के फायदे मिलेंगे। और बैच की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो। तो देर मत कीजिए दोस्तों, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इकोनॉमिक्स की क्लासेस के लिए कल से मिलते हैं शाम को 5 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.